चलो भाई सभी शांत हो जाएं और 2 मिनट के लिए रिकॉल करते हैं, फिर स्टार्ट कर लिया जाएगा। तो एक चीज़ मैंने देखा, बात नहीं, कल का हमारा टॉपिक केमिस्ट्री का, हालांकि हमने एनालिसिस किया था और विनो टॉपिक भी हम लोग शुरू किए थे, एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार और लवण। एक चीज़ मैं आप सभी से शेयर भी करना चाहूँगा कि आप देखे होंगे जो 68th बीपीएससी में जो क्वेश्चन आया हुआ है एसिड से रिलेटेड, तो आप एनसीईआरटी बुक का थोड़ा सा बिल्कुल फोकस करें। आप एनसीईआरटी बुक का जो टेक्स्ट बुक है ना, टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन मेंशन है वो सीधा क्वेश्चन उठा के और पेस्ट कर दिया है। वो एनसीईआरटी बुक का टेक्स्ट बुक का सीधा क्वेश्चन उठाया और क्या कर दिया है, वहां पे पेस्ट कर दिया है। तो आप इस चीज को एक एग्जामिन कर लो कि आपको अपने स्तर से भी जो टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, जो 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, 1 मार्क्स वाला, इसके पीछे क्या रीजन होता है। वो सेम क्वेश्चन आया है कि जो ड्राई HCl होता है विनो, वो लिटमस पेपर जो ड्राई होता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, यही क्वेश्चन आया था ना। और ये सीधे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन है और उसको उठा के पेस्ट किया है। वहीं लाइट वाला टॉपिक में जो हॉर्स जो जेबरा वाला आया है, वो सेम टॉपिक मेंशन है, क्वेश्चन मेंशन है, उसको उठा के क्या किया है, पेस्ट किया है। तो आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं इसलिए होल्ड पे रखा, इनकेस 4 टॉपिक्स तो हमारा बड़ा था फिजिक्स का जो हमने कवर किया, बाकी तो ही छोटे छोटे टॉपिक्स आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में जो टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, टेक्स्ट बुक वाले जो क्वेश्चन है वो हम लोग जैसे डेली भी 10 मिनट करेंगे तो केमिस्ट्री लंबा चलेगा, इनकेस हमारा अच्छा उस पर पकड़ हो जाएगा। साउंड वाले टॉपिक का जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन मेंशन कर रखा है वो आपसे नहीं होगा, तो हम डेली 1-1, 2-2 करते हैं ना, करवाते जाएंगे। दैट्स वाई मैं इसको होल्ड पे रखा था, क्योंकि मैंने देखा कि मैक्सिमम क्वेश्चन उठा के और वहां पे पुटअप कर दे रहे हैं सब। तो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक वाला सेगमेंट है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो चाहे वो 1 लाइनर क्वेश्चन का हो, उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो वहां से आपका साउंड का, लाइट का, विनो सोर्स ऑफ एनर्जी, कौन एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, वो भी टॉपिक्स आपके बिल्कुल कवर हो जाएंगे। तो ये तो सेगमेंट लेके चलना है कि 10 मिनट हमें स्टार्टिंग के जो भी हमारा टॉपिक्स हो रखा है उसमें थोड़ा सा उस पर पकड़ बना लिया जाए। समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आप भी थोड़ा सा जब एनसीईआरटी पढ़िएगा, पढ़ने के बाद थोड़ा सा आप लोग ना टेक्स्ट बुक पे एक नजर मार लेना, लास्ट के जो क्वेश्चंस वगैरह हैं, 5 मार्क्स वाले नहीं, 3 मार्क्स वाले नहीं, जो 1 मार्क्स वाले हैं और जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, वही क्वेश्चन के एंगल ज्यादा लेने का चांस रहेगा। समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो दैट्स वाई साउंड भी मैंने करवा रखा है आपको। इनके साउंड में जो एम्पलीट्यूड वाले क्वेश्चन आए हैं न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। तो हम लोग 1 बाय 1 करके जो है ना डेली कुछ ना कुछ उसमें से कवर करते रहेंगे, तो हमारी पकड़ थ्योरी के साथ साथ उस पर भी हो जाएगी जो बुक वाले क्वेश्चन है, तो थोड़ी सी पकड़ अच्छी हो जाएगी आपकी। दैट्स वाई मैंने शेयर किया, थोड़ा सा आप इस पर अटेंशन मेंशन करिएगा। मेन देखो क्वेश्चन वहीं से उठा के पुटअप कर रहे हैं सब, तो कहीं ना कहीं आपका पकड़ अच्छा हो जाएगा। फिर डियर हमने एसिड बेस वाले टॉपिक में स्टार्टिंग इंडिकेटर से हम लोग सिनोरियो लिए थे, और इंडिकेटर से क्वेश्चन भी आएंगे, नेचुरल और आर्टिफिशियल, प्राकृतिक और कृत्रिम। नेचुरल में हमारे 3 थे, क्लियर हो चुका है। एक तो लिटमस पेपर था, एक हमारा हल्दी था और एक हमारा रेड कैबेज लीफ था। जो न्यूट्रल कलर वाला क्वेश्चन आएगा वो लिटमस पेपर से ही आएगा, पर्पल होता है, सबको क्लियर है। उसका जो उदासीन रंग है क्या होता है, पर्पल। फिर डियर हमने कैप्चर किया, उसके बाद विनो लिटमस पेपर प्राप्त किससे करते हैं, लाइकेन से। एक थैलोफाइटा ग्रुप का समूह का वो प्लांट है जो वायु प्रदूषण का इंडिकेटर भी है, एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर भी है, जो हमने पिछला सेशन में कवर किया था। रेड कैबेज लीफ का एसिड में नो चेंज, बेस में लीफ के कलर अकॉर्डिंग ग्रीन पे चले जाएंगे। और हल्दी का तो क्लियर हो गया था। फिनाल्फ्थलीन का कलरलेस होता है, न्यूट्रल डालेंगे तो कलरलेस, बेस डालते ही पिंक। मिथाइल ऑरेंज रेड देगा एसिड में, बेस में येलो देगा, हमने कैच किया था पिछला सेशन में। हमने ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर भी पढ़ा, गंध सूचक, जिसमें हमने अनियन, क्लो, गार्लिक, वनीला की चर्चा किया। एसिड डालेंगे स्मेल है, बेस मारते ही स्मेल गायब हो जाएगा, जो हमने कैच किया था। फिर डियर हमने पीएच स्केल की चर्चा किया था, याद होगा सबको, 0 से लेके 14।
0 जिसका होता है वो HCl का होता है, 14 जिसका होता है वो NaOH कास्टिक सोडा का होता है, जो हमने कैच भी किया था। इसके बाद से डियर हमने पीएच के इंपॉर्टेंस कवर किया, उसका क्या हमारे लाइफ में महत्व है, वहां पे हमारा सेगमेंट चर्चा हो रहा था और इसी पे हम लोग चर्चा भी करेंगे, ठीक है। साथ में अब केमिस्ट्री को तो इन केस में करूंगा कि जो टेक्स्ट बुक के भी क्वेश्चन है बीच बीच में आपसे शेयर करते चलूंगा, जो मुझे लगेगा कि इंपॉर्टेंस है तुरंत आपसे शेयर हो जाएगा, उससे आपका एक्सप्लोर बढ़ेगा, कहीं ना कहीं क्लैरिटी आएगी आप में, समझ रहे हैं ना। तो स्टार्ट करते हैं डियर। और हमने इंपॉर्टेंस में माउथ वाला सेगमेंट कवर किया था, 5.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यदि कम नहीं होना चाहिए, कम होगा तो सारे दांत आपके क्या हो जाएंगे। तो हमें ऐसा टूथपेस्ट यूज करना चाहिए जिसका पीएच मान क्या है, 8 है। यदि आपसे क्वेश्चन आ जाए कि भाई टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होना चाहिए, तो 8 होना चाहिए। यही तक हमारा एपिसोड हुआ था। आगे से डियर स्टार्ट करते हैं सारे बच्चे और फोकस करते हैं पीएच का इंपॉर्टेंस। और अब मैं बात करने वाला हूं डियर, ध्यान देना, कंसर्निंग सॉइल, मिट्टी, मृदा। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, हमारे डेली लाइफ में पीएच का क्या महत्व है। और हम लोग अब चर्चा करने वाले हैं डियर सॉइल को लेकर, मृदा को लेकर, और बिल्कुल माइंड मेकअप कर लेना सारे बच्चे। अब एक पहला क्वेश्चन यहां से फ्रेम होगा। आजकल फार्मर को भी ट्रेंड किया जाता है कि जाइए अपने मिट्टी की जांच करवाइए, है ना, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि क्या पता नेचर ने ही क्रिएट कर रखा हो, मिट्टी की पीएच मान को चेंज कर दिया हो। नेचर के द्वारा भी तो चीजें हो सकती है ना, या तो नेचर के द्वारा हो गया होगा पीएच मान कम ज्यादा, या आप ऐसे ऐसे फर्टिलाइजर यूज करते हैं विनो जो पीएच के मान को क्या कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। दैट्स वाई आप जाइए अपने मिट्टी की जांच करवाइए। आप कई बार पढ़े होंगे, किसान बोलते हैं कि भाई हमने अपने खेतों में इतना यूरिया मिलाया लेकिन हमारी फसल जल गई। फसल क्या हो गई भाई, एक तो एसिड था, अपने आपने और एसिड मिला लिया, एक तो पहले से ही एसिड था, ऊपर से आपने क्या कर लिया, और एसिड मिला लिया। ऑब्वियस सी बात है डियर, फसल क्या हो गया, डैमेज हो गया। तो क्वेश्चन यदि ये मेंशन कर दे कि गुड क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, अच्छे फसल के लिए मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, वो है डियर 7। कितना होना चाहिए, 7 पॉइंट टू बी नोटेड राइट नाउ। फॉर गुड क्रॉप प्रोडक्शन, फॉर गुड क्रॉप प्रोडक्शन the pH range of the pH range of the pH range of soil is 7, और 7 को बिल्कुल हाईलाइट कर लेंगे। अच्छा लिखना, अच्छे फसल के उत्पादन के लिए, अच्छे फसल के उत्पादन के लिए मिट्टी का पीएच मान, अच्छे फसल के उत्पादन के लिए मिट्टी का पीएच मान 7 होना चाहिए। अच्छे फसल के उत्पादन के लिए मिट्टी का पीएच मान 7 होना चाहिए। फॉर गुड क्रॉप प्रोडक्शन द पीएच रेंज ऑफ सॉइल इज, इधर इधर क्या हुआ, क्या हुआ, कोई नहीं कोई नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ, कोई नहीं, इधर फोकस करे, बात नहीं। चलो भाई फोकस करे, बात नहीं, इधर इधर। नोट कर लिया आपने, अच्छे फसल के उत्पादन के लिए मिट्टी का पीएच मान 7 होना चाहिए। अब ध्यान देना डियर, क्या टर्म कंडीशन है, इस पे आप लोग बिल्कुल फोकस करिएगा, जो मैं अब आपसे मेंशन करने जा रहा हूं, और क्वेश्चन कैसे आएंगे। भाई बात नहीं कोई करेगा, मेरा माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, इससे मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, इसके लिए बात मत करना, ठीक है, मैं कहीं और सोच में पड़ जाता हूँ। तो दैट्स वाई, पता चला पढ़ा कुछ और रहा हूँ, पढ़ाना कुछ और कर दूँ, है ना। तो दैट्स वाई फोकस करेंगे। अच्छे फसल के लिए कितना होना चाहिए डियर, 7 होना चाहिए। अब कंडीशन ये है कि मान लो
पता चला कि आपकी मिट्टी 7 से क्या हो गई, कम हो गई। तो आपको नीड कब होगा, ध्यान देना डियर, जब आपकी सोइल का पीएच मान, ध्यान देना डियर, आपको कब नीड पड़ेगा एसिड का और कब नीड पड़ेगा बेस का। जब आपका मान लो पीएच सोइल का मान क्या है, 7 है, तो आपको कोई नीड नहीं है, बिल्कुल आपकी अच्छी फसल होगी इसमें। लेकिन आपने अपने मिट्टी की जांच किया, आप चाहो तो घर पे भी कर सकते हो, मिट्टी को पानी में 100 ml पानी में उसको घोल लो, और घोलने के बाद उसमें आप यूनिवर्सल इंडिकेटर, अभी जो मैंने आपको करवाया नहीं है, यूनिवर्सल इंडिकेटर जिसको हम सार्वत्रिक सूचक कहते हैं, और उस यूनिवर्सल इंडिकेटर को आप उस मिट्टी के जो पानी घोले हो उसमें आप इंडिकेटर डालोगे, ऑटोमेटिक आपका पीएच रेंज पता चल जाएगा, कलर मेंशन कर देगा उसमें, और कलर से 2 मिनट में कैच कर लेंगे कि पीएच मान कितना है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको लैब में जाने की नीड होगी, किसान चाहेगा तो घर पे भी कर लेगा। मिट्टी ले लो वहां की और उसको पानी में घोलो, घोलने के बाद क्या करो उसमें आप मतलब वही यूनिवर्सल इंडिकेटर डालो, डालते ही कलर क्या होगा डियर, चेंज हो जाएगा। कलर चेंज होने का मतलब, यदि डियर ध्यान देना, यदि आपका पीएच रेंज मिट्टी का 4 निकल गया, तो कम से कम आपको नीड कब होगा, जब 4 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। माने इतना पे चल जाएगा, लेकिन इतना पे तो बेस्ट होगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम किस पे जाएंगे, 7 पे, लेकिन कितना कम होगा तो हमें नीड पड़ेगा, तो 4 से कम नहीं होना चाहिए। 4 से, जब 4 से कम होगा तो आप एसिड है तो क्या मिलाओगे, बेस, भाई एसिड है तो क्या मिलाएंगे, बेस, तभी तो न्यूट्रल होगा ना। और इनकेस ध्यान देना डियर, आपने मिट्टी की जांच करवाया, पता चला कि आपका पीएच रेंज 8.3 से ज्यादा हो गया, 8.3 से, तब भी आपको नीड पड़ जाएगी किसकी, एसिड की। भाई बेस होगा तो क्या मिलाएंगे, एसिड, तभी तो न्यूट्रल होगा ना। यदि मान लो बेस होगा तो हम क्या मिलाएंगे, एसिड, क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, हमें तो साथ लाना होगा। यदि एसिड है तो क्या मिलाएंगे, न्यूट्रल करने के लिए। तो ध्यान देना, 4 से कम नहीं होना चाहिए और 8.3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि ये कंडीशन आपको देखने को मिल रहा है तो आपको तुरंत नीड है आपकी मिट्टी को किसकी, फर्टाइल का, चाहे वो एसिड है या बेस। 4 से कम है तो आप बेस मिलाओगे, 8.3 से ज्यादा है तो आप क्या मिलाओगे, एसिड मिलाओगे, ताकि मिट्टी कितना कवर कर जाए, 7 कर जाए। मेरी बात समझ में आया जो कहना चाह रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है डियर कि मान लो आपकी मिट्टी, पता चला कि आपकी मिट्टी 7 से कम हो गई, 7 से कम हो गई है ना, आई मीन मान लो 4 से भी कम हो गई, तो आपकी मिट्टी हो गई है एसिडिक नेचर की, तो उसके एसिडिक को हमें रिमूव करना होगा। क्या मिलाएंगे, न्यूट्रल, आई मीन बेस मिलाएंगे, तभी तो न्यूट्रल होगा ना। पॉइंट मेंशन करिएगा, लिखना, टू रिमूव द एसिडिक नेचर ऑफ सॉइल, टू remove the acidic nature of soil, we added base। लिखना, मिट्टी के या मृदा के अम्लीयता को दूर करने के लिए, मृदा के अम्लीयता को दूर करने के लिए, अम्लीयता को दूर करने के लिए हम क्षार मिलाते हैं, हम क्षार मिलाते हैं। मृदा के अम्लीयता को दूर करने के लिए हम क्षार मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं डियर, क्षार मिलाते हैं। अब देखो, आपको पता है कि भाई एसिड है तो बेस मिलाएंगे, लेकिन बेस में क्या मिलाएंगे वो हमारा क्वेश्चन है। बेस में हम क्या ऐड करेंगे वो हमारा क्या है डियर, क्वेश्चन है। तो कंफर्म है कि भाई एसिड है तो क्या मिलाएंगे, बेस, लेकिन बेस में क्या ऐड करेंगे वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो देखो डियर, हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं। तो इंग्लिश वाले नोट किए हैं ना, टू रिमूव द एसिडिक नेचर ऑफ सॉइल वी एडेड बेस, और फॉर एग्जाम्पल आप यहीं पे मेंशन कर लेंगे डियर, फॉर एग्जाम्पल एक तो डियर आप मिलाओगे CaO, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम, कली चूना, क्विक लाइम, कली चूना।
एक तो आप कली चूना मिला सकते हो, कभी कभी क्विक लाइम का जनरल फार्मूला भी आता है पेपरों में। तो कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं डियर? क्विक लाइम। देखो चूना क्या होता है? बेस होता है। चूना क्या होता है डियर? बेस होता है। अब डिपेंड करता है आपके ऑप्शन में कौन सा बेस दिया है। एक तो आप ये मिला सकते हो, आसानी से हिंदी में भी मेंशन कर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल, आगे लिख लेना फॉर एग्जाम्पल, और लिखेंगे कली चूना और उसका जनरल फार्मूला लिख लेंगे कैल्शियम ऑक्साइड CaO। एक तो ये मिला सकते हो आप। ठीक है, मैंने क्या कहा आपको? कब नीड पड़ेगी? कितना से कम होगा तो? 4 से कम होगा तो। वैसे 7 से कम होगा तो डालो, अच्छी बात है, लेकिन 4 से कम होगा तो आपको ज्यादा नीड पड़ेगी, क्योंकि उसमें फसल जलने के चांसेस क्या हो जाएंगे। इसके अलावा डियर यदि आपको ऐड करना होगा इसमें, तो डियर आप ऐड कर सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस। ये हमारा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस, जिसको हम फ्लेक्ड लाइम कहते हैं, बुझा चूना। फ्लेक्ड लाइम, इसको हम बुझा चूना कहते हैं। आप बुझा चूना मेंशन कर सकते हो, स्लेक्ट लाइम ये भी मिला सकते हो, कैल्शियम ऑक्साइड या CaOH का ट्वाइस, स्लेक्ड लाइम, बुझा चूना, आप ये भी मिला सकते हो। क्लियर पॉइंट? ये सारे बेस हैं डियर, यही मेन क्वेश्चन आएगा। मैंने कहा कि ये भी है तो लाइम है, और एक तो आप ये मिला सकते हो क्योंकि बेस नेचर का है, तो कली चूना को हम कैल्शियम ऑक्साइड जनरल फार्मूला है, या इसके अलावा आप स्लेक्ट लाइम मिला सकते, भी चूना ही है, ठीक ना। ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH का ट्वाइस है, ये भी मिला सकते हो। मतलब दोनों कंडीशन में क्या है? चूना ही तो है, लाइम ही तो है, जो किस नेचर का है? बेस नेचर का है। इसके अलावा डियर ध्यान देना, आपको मिलाना होगा मिट्टी में, तो इन दो के अलावा आप ये भी मिला सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट आप ये भी मिला सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट। आप सुने होंगे मार्बल का जनरल फार्मूला, लेकिन अब मार्बल इतना महंगा आता है, मार्बल थोड़े नहीं छिड़केंगे वीनू, एक बात कर रहा हूं, है ना डियर। ध्यान देना, कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल का तो जनरल फार्मूला होता ही होता है, संगमरमर का तो होता ही होता है डियर। लाइम स्टोन जहां लिखा रहेगा ना, चूना पत्थर, उसका भी जनरल फार्मूला क्या होता है? तो लाइम स्टोन, जिसको हम चूना पत्थर बोलते हैं, आप ये भी ऐड कर सकते हो ताकि मिट्टी आपकी न्यूट्रल हो जाए। तो ये 3 मेन फोकस करिएगा, लाइम स्टोन बोले तो चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, क्विक लाइम बोले तो कली चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, और स्लेक्ट लाइम बोले तो बुझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सब आपके बेसिक कैरेक्टर के होते हैं। आप ऐड करोगे तो मिट्टी की पीएच मान जो 4 से कम हुई वो कवर कर जाएगी, कितना आ जाएगी? 7 आ जाएगी। तो कई ऐसे किसान हैं जो अपने खेतों में चूना वगैरह के भी क्या करते हैं डियर? बमबार्डिंग करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे ही मेंशन कर देगा जो मैंने मेंशन किया हुआ है, टू रिमूव द एसिडिक नेचर ऑफ सॉइल वी ऐड। तो बेस तो ऐड करेंगे ही करेंगे भाई, बेस में क्या ऐड करेंगे वही मेन आपका अटेंशन होना चाहिए, वही मेन फोकस होना चाहिए। क्लियर पॉइंट? कभी क्वेश्चन ये पूछ दे कि मिट्टी को फर्टिलिटी की नीड कब पड़ेगी, मतलब कब हमें डालना होगा, भाई एसिड के सेंस में 4 से कम नहीं होना चाहिए, और बेस के सेंस में 8.3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि ज्यादा है तो नीड है, कम है एक्चुअल कितना होना चाहिए? तो 7 होना चाहिए। नहीं 7 है तो बिल्कुल बढ़िया है, अच्छा जाएगा। अब देखो आजकल कंडीशन ये है ना डियर, आजकल हम लोग इतने सारे फर्टिलाइजर यूज कर लिए हैं ना, जिसके वजह से मिट्टी की फर्टिलिटी क्या हो गई है? डाउन हो गई है। तो हमें नीड पड़ ही जाता है विनो डालने का, तो हम तो वो फसल के सेंस में डाल देते हैं। किसके सेंस में? फसल के सेंस में। इतने सारे कीटनाशक हो जाते हैं, इतने सारे कीट लग जाते हैं हमारे फसलों में, उनको खत्म करना है। अब जैसे एक प्लांट का नाम सुने होंगे, पार्थीनियम, सुना है आपने? नहीं सुने? उसको कांग्रेसी प्लांट के नाम से जानते हैं। जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो सबसे पहली बार ये प्लांट हमारे देश में एंट्री मारा बाहर से। बात नहीं डियर, बी फोकस नाउ थोड़ा सा। अच्छा, तो
बता रहे। तो गेहूं के साथ देखे होंगे, लोकल लैंग्वेज में लोग उसको गांव में डिस्को के नाम से जानते हैं। डिस्को एक प्लांट है, जो भी हो, तो पार्थिनियम भी बोलते हैं उसको। आप देखना डियर, वो एज ए वो वीड्स है, खरपतवार है, मेन यूजफुल प्लांट के साथ क्या करता है, वो ग्रो कर जाता है। भाई हमें नीड पड़ती है ना फर्टिलाइजर के माध्यम से, हमें उसको मारना है, लेकिन उसको मारने के दौरान उसकी कुछ कंपाउंड, कुछ स्टेमिना, कुछ प्रभाव हमारे मेन प्लांट पे भी तो चला जाता है ना डियर। तो हमारे हेल्थ को लेकर के भी नो बहुत तरह के हैं चीजें जो हमारे प्लांट को भी नो ग्रोथ को क्या करते हैं डियर, रोक देते हैं। अब वो जो पार्थिनियम यदि आपके घर के सामने लगा हुआ है, उसके थ्रू यदि एयर पास करेगा तो वो अस्थमा जैसे बीमारियों को भी जनरेट करता है, क्योंकि उसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, वो हवा के माध्यम से आपके लंग्स में जाके विनो स्टोर हो जाते हैं। अस्थमा के लिए भी वो प्लांट बढ़िया नहीं है। तो कहीं ना कहीं डियर हमें अलग अलग विनो केमिकल की क्या होती है डियर, नीड पड़ जाती है अब के समय। दूसरी बात कि आज का समय जो क्लाइमेट कंडीशन है वो भी क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। आप देख रहे हो कब सीजन में कब कैसा इंपैक्ट हो जा रहा है, जो फसल के लिए क्या हो जा रहा है, हानि हो जा रहा है। अब कई ऐसे फल हैं जो पके नहीं, उसके पहले फट गए, पकने से पहले ही क्या हो गया, उसमें से विनो कट पॉइंट हो गया। अब बताओ यदि कोई फल पकने से पहले फटा है तो कितने सारे फॉरेन बैक्टीरिया वायरस उसमें एंट्री मारेगा, क्या आपके हेल्थ के लिए बेटर है? तो क्लाइमेट कंडीशन का ही तो इंपैक्ट पड़ रहा है ना फसलों पे भी, क्योंकि हम लोग नेचर के साथ क्या कर रहे हैं डियर, खिलवाड़ कर रहे हैं, है कि नहीं डियर। हर कोई नेचर पे इग्नोर कर रहा है। आप देखो आजकल कम एज के बच्चे पैटीज है तो मोमोज हैं, ये लोग सुबह 10 बजे 8 बजे ही खाता है लोग। आप देखो नेचर की चीजों को जो इग्नोर कर रहा है वो कम एज में ही आपको क्या देखने को मिल रहा है। वहीं जब बच्चा 15-16 साल के एज का हो जाता है, 15-20 साल का हो जाता है, तो वही बाबा रामदेव का करेले का, लौकी का जूस पीना पड़ता है उसको, क्योंकि आप नेचर से कट रहे हो, दोबारा तो नेचर में ही आना है आपको। तो कहने का मतलब वही है डियर। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब डियर ध्यान देना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से जो जनरेट होगा वो समझिए। सपोज करो डियर कि आपकी मिट्टी, जब हमारी मिट्टी 7 से कम थी तो हमने बेस मिला दिया। अब मान लो हमारी मिट्टी 7 से क्या हो जाए, पीएच रेंज, अब बेस हो गई तो हम क्या मिलाएंगे, लिखिएगा क्वेश्चन के एंगल, टू रिमूव द basic nature of soil, we added acids। मृदा के क्षारीयता को दूर करने के लिए, मृदा के क्षारीयता को दूर करने के लिए हम अम्ल मिलाते हैं, अब एसिड में क्या मिलाते हैं वो हमारा क्या है डियर, क्वेश्चन है कि भाई मृदा के क्षारीयता को दूर करने के लिए कौन सा है ना एसिड क्या करते हैं, मिलाते हैं। जब हमें एसिड की बात करेगा डियर, तो देखो आपके लिए सुटेबल मेंशन क्या करेगा वो एग्जाम में, ध्यान देना। एक तो डियर आपको याद रखना है कंपोस्ट, बोले तो खाद। एक तो कंपोस्ट एसिड नेचर का होता है, किस नेचर का होता है, एसिड नेचर का होता है कंपोस्ट, आप ये मिला सकते हो। अब इसके अलावा डियर कंपोस्ट वगैरह में आप बात किसकी करें, यूरिया, आप यूरिया मिलाओगे तो यूरिया किस नेचर का होता है, एसिड नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, एसिड। आप एसिड मिलाओगे तो बेस को मेंटेन करेगा और क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। एक तो आप यूरिया मिला सकते हो, यूरिया का जनरल फार्मूला लिख लेना, NH2CONH2, ये यूरिया का विनो जनरल फार्मूला है। आप चाहो तो यूरिया मिला सकते हो NH2 का ट्वाइस या CO, या इसको कैसे लिखते हैं डियर हम लोग, NH2 का ट्वाइस, 2 है तो ट्वाइस कर दिए और क्या कर दिए, CO। ये आपका यूरिया का जनरल फार्मूला है, आप ये मिला सकते हो। सामान्य सूत्र भी याद कर लेना भाई, आते हैं 15-20 कुछ जनरल फार्मूलेस। इसके अलावा डियर आपको यदि ऐड करना होगा तो आप
एनिमल्स डंग, है ना, जंतुओं के गोबर। अब ध्यान देना डियर, जो डंग है ना, जो डंग है डियर, जो गोबर है, ये भी किस नेचर का होता है? एसिडिक। आप देखे होंगे गांव में बहुत लोग विनो जो बहुत सारे गाय लेके आते तो बोलते हैं हाँ भाई आप हमारे खेत में आज विनो है ना, इसको स्टोर कर दो, इनकेस क्या होगी, मिट्टी फर्टिलिटी बढ़ेगी। लेकिन उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि मिट्टी 7 से ज्यादा है तो पता चला, और 7 से कम है, और ऊपर से और आप यूरिया विनो डंग मिला रहे हो, पता चला फसल बोए तो सारी फसल क्या हो गई, रूट से ही गायब हो गई, जल गई, तो इम्पैक्ट आपका बैड इम्पैक्ट पड़ गया उस पर, है कि नहीं भाई? अति सर्वत्र वर्जयत विनो, हर चीज की अति होती है। इसके अलावा डियर आप क्या मिला सकते हो? इसके अलावा डियर मेन तो दो ही पे फोकस करिएगा, तो मैं ऐसे नॉर्मली आपसे चर्चा कर लिया। इसके अलावा डियर मिला सकते हो आप रॉटन वुड, सड़े गले लकड़ी। देखते नहीं है लोग क्या करते हैं, लकड़ी वगैरह होती हैं उसी को कट करके उसी में क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर विनो दबा वबा देते हैं, तब सड़ गल गई विनो, एसिड क्या कर दिया उसने, बना दिया। तो रॉटेन वुड भी क्या करता है डियर, एसिड लेवल को मेंटेन करता है, मतलब एसिड बढ़ाता है। भाई बेस है तो हम एसिड ही मिलाएंगे ना, तो ये टर्म कंडीशन आपके साथ होना चाहिए। एम आई क्लियर? तो दो एंगल से डियर क्वेश्चन बनेंगे सॉइल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप आई होप समझ चुके होंगे। अच्छे के लिए 7 होना चाहिए, 7 से कम है तो ठीक नहीं है, 7 से ज्यादा है तो। नाउ तीसरा लिखते हैं डियर इंपॉर्टेंस, दो इंपॉर्टेंस तो हमारा क्लियर हो गया, थर्ड नंबर इंपॉर्टेंस मेंशन करते हैं, तीसरा और ऐसे ही मेंशन करते हैं डियर स्टमक, अमाशय। अमाशय, स्टमक। अब देखो डियर हमारे लाइफ में स्टमक में कैसे क्या पीएच का रेंज है, आप सभी को पता है। जितने भी एंजाइम होते हैं वो एक स्पेशल पीएच रेंज पे काम करते हैं। आपका जो सलाइवा का एंजाइम है, जिसको आप टैलिन बोलते हो, जिसको आप सेलेवरी अमाइलेज कहते हो, जो लार में मौजूद होता है, वो एंजाइम 6.8 पीएच पे ही काम करेगा। वही फूड आपके माउथ का जब स्टमक में आता है तो टैलिन अपना काम करना, क्योंकि वो 1.8 पीएच पे काम नहीं करेगा। आप सभी को पता है डियर, वी नो द पीएच वैल्यू ऑफ द पीएच रेंज ऑफ एचसीएल कहां डियर, हमारे स्टमक में। आप सभी को पता है विनो कितना होता है डियर, 1.8 होता है। ये होना भी चाहिए, ये होना भी, जितने भी एंजाइम होंगे सब एक्टिवेट हो जाएंगे। पेप्सिन है, रेनिन है, रेनिन सुने होंगे आप लोग, है ना, म्यूकस से सब अपना काम विनो करना क्या करेगा डियर, शुरू कर देगा। तो ये इतना होना चाहिए, 1.8 अमाशय के अंदर एसीएल का पीएच मान है। क्लियर? अब मान लो डियर पता चला कि आपने आपकी स्टमक से एसीएल एक्सेस अमाउंट में निकल गया, अधिक मात्रा में निकल गया। ऑब्वियस सी बात है डियर, एक्सेस में निकलेगा तो आपको एसिडिटी हो जाएगा, अम्लीयता बढ़ जाएगी, और एसिडिटी होगा तो विनो पेट में पेन इरिटेशन क्या हो जाएंगे डियर, शुरू हो जाएंगे। तो आप क्या लेते हो, बेस लेते हो, क्या लेते हो? मेन तो एक ही क्वेश्चन यहां से हमें लेना है, चुराना है, और इंपॉर्टेंट है लिखना, लिखना पॉइंट स्टार ला के नोट करिएगा। एक्सेस अमाउंट ऑफ एचसीएल, एक्सेस amount of HCl in our stomach, cause acidity, HCl की अधिकता से लिखना, हमारे अमाशय में HCl की अधिकता से एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी को हिंदी में भी एसिडिटी ही लिखेंगे। HCl की, हमारे अमाशय में HCl की अधिकता से एसिडिटी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है डियर, पेट में इरिटेशन होता है, पेन होता है,
है ना, इन केस अधिकता से। ऑब्वियस सी बात है डियर, अब हमें एसिडिटी क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। एसिड रिमूव करेंगे तो क्या लेंगे, बेस। बहुत लोग क्या सोचते हैं यार, चलो सॉफ्ट ड्रिंक्स पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं, भी नो रिलीफ मिलेगा। कोल्ड ड्रिंक्स रिलीफ सिर्फ इसलिए देता है कि उसमें CO2 गैस जो है ना, वो थोड़ी सी आपको रिलीफ दे देती है उसके सेंस में, नहीं तो डियर उसमें एसिड है। क्या है, आपको बाहर से लग रहा है कि वो ठंडा करेगा, आपको बाहर से वो बिल्कुल ठंडा ठंडा फील हो रहा है, लेकिन डियर वो एसिड है और उसमें कार्बोनिक एसिड मिलाया जाता है। कौन सा एसिड, उसमें खट्टे स्वाद के लिए फास्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है। पढ़ेंगे भी हम लोग आने वाले सेशन में, कौन सा एसिड, फास्फोरिक। वही फास्फोरिक अम्ल जो आप लोग हार्पिक वगैरह में भी देखने को मिलता है, कई जगह वायरल वीडियो भी होते हैं, आप लोग देखे होंगे, लोग थम्स अप को है ना, कोका कोला से बाथरूम वगैरह क्लीन करते हुए आपको दिख जाएंगे, तो वो फास्फोरिक एसिड का ही इंपैक्ट है। हमें भले लेते हैं लेकिन वो हमें नहीं लेना चाहिए। ऑब्वियस बात है डियर, बेस लेंगे, बेस में हम लोग इनो लेते हैं। इनो तो पेपर में नहीं आएगा ना, क्या ऑप्शन दे दिया इनो, ऑब्वियस सी बात है इनो तो आएगा नहीं। और वैसे भी इनो हार्ट के लिए भी क्या होता है, सेंसिटिव होता है। जो हार्ट के पेशेंट होते हैं जिनका बीट हमेशा बढ़ा रहता है, उनको लाइफ में पर डे 1-2 इनो से ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। ये नहीं कि आप 4-5 मार देंगे इनो, पता चला स्टिमुलेशन हाई हो गया, बीट बढ़ा दिया, आप खुद घबरा गए। लिखा रहता है, देखना उस पर लिखा रहता है सेंसिटिव टू हार्ट पेशेंट, सेंसिटिव टू हार्ट पेशेंट, क्योंकि डियर इसमें स्टिमुलेशन होता है। स्टिमुलेशन होता है, जो बबल्स बनते हैं ना वो CO2 के वजह से बनते हैं। और जब आपके बॉडी में CO2 बनता है ना डियर, ध्यान दीजिएगा, आपका तुरंत हार्ट बीट बढ़ जाता है। एसिडिक मीडियम में आपका हार्ट बीट बढ़ता है, बेसिक मीडियम में हार्ट बीट, इसलिए ब्लड का pH मान 7.4 होता है, ताकि हार्ट ना बढ़े ना घटे। समझ रहे हैं जो कहना चाह रहे हैं। जब CO2 का लेवल बढ़ेगा तो भाई CO2 का नेचर कैसा होता है, एसिड, बढ़ा देगा एसिड। अब ऑक्सीजन को, भाई हार्ट को क्या चाहिए, ऑक्सीजन, पंप क्या करेगा, बढ़ा देगा। दैट्स वाई डियर आपके एग्जाम में आएगा, लिखना, टू रिमूव द, नेक्स्ट पॉइंट, टू रिमूव द एसिडिटी ऑफ स्टमक, टू रिमूव द एसिडिटी ऑफ स्टमक वी यूज एंटासिड, वी यूज एंटासिड। लिखना, अमाशय के एसिडिटी को दूर करने के लिए हम एंटासिड का प्रयोग करते हैं। अमाशय के एसिडिटी को दूर करने के लिए हम एंटासिड का प्रयोग करते हैं। और क्वेश्चन यदि यहां से आएगा तो एंटासिड से ही आएगा। ध्यान देना, एंटासिड के साइड में आप लिख लोगे ग्रुप ऑफ माइल्ड बेस। कभी आ जाए पेपर में कि भाई एंटासिड क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ माइल्ड बेस। दिया है सीवियर बेस तो भी गलत है, ग्रुप ऑफ माइल्ड बेस मतलब हल्के क्षार का समूह, हल्के। अभी मैं सिर्फ एंटासिड के बारे में बता रहा हूं, एग्जांपल नहीं दे रहा हूं। हल्के क्षारों का समूह क्या कहलाता है डियर, एंटासिड कहलाता है। ग्रुप ऑफ माइल्ड बेस को ही क्या बोलते हैं, एंटासिड। तो वी यूज एंटासिड। और देखो डियर, एंटासिड में आपसे जो पूछेगा, आप लोग पढ़े भी होंगे, वी नो मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया। एक तो आप ये यूज कर लो, इसका जनरल फार्मूला भी पेपर में आता है, MgOH का ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज द मिल्क ऑफ मैग्नेशिया। डाइजीन खाए होंगे आप लोग, डाइजीन का ही लिक्विड वर्जन है, डाइजीन का ही लिक्विड वर्जन है। आपको बिल्कुल पेट में दर्द हो रहा है, सीवियर पेन हो रहा है, एक छोटी सी विनो येलो कलर की, कुछ पिंकिश कलर की आती है ये, है ना। और जैसे आप इसको विनो कंज्यूम करते, थोड़ा सा स्वीट टेस्ट में होता है, और विद इन 30-45 मिनट्स में आपको बिल्कुल रिलीफ करा देगा। और यदि सीवियर पेन देखते हो ना, सीवियर पेन होता है चेस्ट में, तो क्या करता है डॉक्टर, सीधे आपके विनो ब्लड वेसल्स में मारेगा गैस का इंजेक्शन, गैस का इंजेक्शन सीधे लगाता है। वो गैस का इंजेक्शन इसलिए लगाता है क्योंकि CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ गया, एसिडिटी हो गई है, तो गैस जाएगा तो वहां पे कहीं ना कहीं वो मेडिसिन आपको लिए क्योरेबल होती है। उसके बाद वो आपको मिल्क ऑफ मैग्नेशिया देगा। पहले गैस का ही इंजेक्शन लगाएगा, वो भी नस में लगाएगा, खाने के लिए भी नहीं देगा, क्योंकि टाइम कम है ना। दर्द ज्यादा हो रहा है तो भाई
तुरंत रिलीफ मिले। आप देखते हो किसी किसी का भी नो हार्ट इन्फेंट हो जाता है, मूर्छित हो जाता है, बिल्कुल हार्ट इन्फेंट कंडीशन में है, पेशेंट को जैसे एडमिट कराया जाता है, गोल्डन टाइम होता है, तो आप देखो बिल्कुल गाय भैंस की तरह जो इंजेक्शन लगाया जाता है, एपिनेफ्रिन एक हार्मोन है, एड्रीनेलिन, जिसको करो मरो उड़ो हार्मोन बोलते हैं, 3F हार्मोन बोलते हैं, फाइट फ्राइट और फ्लाइट, सीधे मारेगा हार्ट के पास, सीधे हार्ट के पास। उसको पता है कि हम ब्लड से भी दे सकते थे, लेकिन वहां पे गोल्डन टाइम है, चुक गया, मान लो फेंट, इतना फेंट हो गया कि पंपे करना बंद कर दिया, तो ऑब्वियस बात है यार मल्टी ऑर्गन फेल हो जाएंगे, यू गोज ऑन हाइपोवोल्यूमिक शॉक, वॉल्यूम कम हो जाएगा, मल्टी ऑर्गन फेल। दैट्स वाई सीधे मारते वो हार्ट के पास ही मारते। और तीन ही मोड में निकलता है, चाहे आप फाइट मोड में जाओ, फ्लाइट मोड में जाओ, नहीं तो फ्राइट मोड। आप किसी से लड़ोगे, देखो आपका हार्ट बीट बढ़ गया है, निकल गया एड्रेनालिन, तो फाइट मोड में जाते ही वो हार्मोन निकलता है। इमरजेंसी में ही निकलेगा, कभी और टाइम किसी नहीं निकलेगा, सिर्फ इमरजेंसी में। आप फ्राइट हो गए, डर गए, देखते ना किसी मान लो डर जाते हो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आप अपना बीट चेक करिए, आपका हार्ट बीट क्या है, बड़ा मिलेगा। और फ्लाइट, ज्यादा खुश है, बोलते हैं ना आजकल ज्यादा ये उड़ रहा है, ज्यादा खुश है, किसी की बात नहीं मान रहा है, घर में नहीं बोलते हैं लोग, इनकेस क्या है उसका हार्मोन एड्रेनालिन बढ़ा हुआ है, हार्मोन जंप कर रहा है, आई मीन। तो तीन मोड में जाने से लाइफ में बचना चाहिए, फ्राइट, फ्लाइट और फाइट। लेकिन हाँ एक चीज है डियर, ये आपको डिसीजन देने का भी काम करता है, डिसीजन देता है। इसलिए आपको जब विकल्प नहीं होता है ना, इधर भी खाई है इधर भी खाई है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, जब आपके पास कोई विकल्प नहीं होता है तो आप देखना आप घबराए हुए रहते हैं, डायलेमा में, दुविधा में चले जाते हो। आपका हार्ट बीट ऑटोमेटिक क्या होता है डियर, क्योंकि हार्ट बीट बढ़ेगा तभी तो डरोगे, डरोगे तभी तो डिसीजन लोगे। अब पता चला हाँ भाई कुछ लोग मारने आ रहे हैं, अब आप जैसे सुने कि हाँ भाई कुछ लोग मारने आ रहे हैं, तो आपका हार्ट बीट बढ़ा, तो आप डिसीजन लोगे, हाँ पुलिस को इन्फॉर्म कर दे, किसी को इन्फॉर्म कर दे, हाँ बिल्कुल नॉर्मल हो, आएगा मारकर चला जाएगा वो, भाई आप तो नॉर्मल थे ना। हाँ डियर, ये जब बम्प होगा तो ऑटोमेटिक सारा चीज तो यहीं से कोरिलेट हो रहा है ना। आपने सोचा कि हाँ भाई मारने के लिए कोई आ रहा है, तुरंत ये हार्मोन क्या हो गया, सिक्रीट हो गया। हाँ अब ध्यान देना डियर, उनका एक ब्रेन का पार्ट होता है, ध्यान देना, उस ब्रेन का पार्ट है अमाइगडाला, यही वो पार्ट है जहां से आपके अंदर डर पैदा होता है। तो जब बड़े लेवल पे कॉन्स्पिरेसी होती है टेररिस्ट का, आतंकवादियों का, बड़े लेवल पे, तो उनके ब्रेन का ये पार्ट निकाल के भेजा जाता है। यदि उसको सामने ट्रेन भी आ जाए ना, तभी उसको एकदम निर्भीक है वो, ट्रेन मरेगा हम नहीं मरेंगे, कंडीशन ये है। हाँ रियलिटी है, यही आपका फियर सेंटर है, अमाइगडाला रिमूव किया जाएगा, हटाया जाएगा। आप कुछ भी कर लो, उसको जो करना है कर लो, वो डरने वाला नहीं है। एनीवे आते हैं पॉइंट पे, वो तो बायो का सेगमेंट है, बट यहां पे आपको याद रखनिएगा मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, MgOH का। इसके अलावा डियर आपको जो याद करना है वो मेंशन करेंगे सारे बच्चे, बात नहीं लिखना, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम, ये एंटासिड का एग्जाम्पल है, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, ये एंटासिड का एग्जाम्पल है कौन, मिल्क ऑफ। और इसके अलावा एक और एंटासिड लिख लो, खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको डियर हम जनरल फार्मूला में NaHCO3, कहीं कहीं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिखा रहता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिखा रहता है, क्योंकि देखो जब हाइड्रोजन बीच में आ जाता है ना डियर, तो उसको बाई पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, बाई। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो खाने वाला सोडा है, बेकिंग सोडा बोल सकते हैं आप, बेकिंग सोडा, आप ये भी विनो खाते हो ना, क्या करता है आपका एसिड को मेंटेन कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, और आपका पेट का दर्द क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो मेन क्वेश्चन का एंगल सिर्फ एंटासिड से आता है कि इसमें एंटासिड क्या होते हैं। एक तो बिल्कुल ये पॉइंट माइंड मेकअप करिएगा, ग्रुप ऑफ माइल्ड बेस, ग्रुप ऑफ सीवियर बेस, माइल्ड बेस, ऐसे करके ऑप्शन जनरेट करेगा, पता रहेगा तभी तो क्लिक करेंगे ना। ग्रुप ऑफ माइल्ड बेस, हल्के बेस का ये ग्रुप होता है। इनमें मिल्क ऑफ मैग्नेशिया है जो मेडिकल लेवल पे मिलता है, और ये आपके डोमेस्टिक इलाज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यूज करते हो, समझ गए ना। क्योंकि भाई ज्यादा अभी ले भी नहीं सकते ना डियर, हर चीज का अपना बैलेंसिंग कंडीशन होती है।
नोट कर लिया सबने? नाउ नेक्स्ट पॉइंट राइट नाउ। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। कितने नंबर है ये? अब चौथा पॉइंट लिखेंगे, इंपॉर्टेंस, फोर्थ इंपॉर्टेंस। लिखिएगा पीएच सेंसिटिव टू एनिमल्स, पीएच सेंसिटिव टू एनिमल्स। पीएच सेंसिटिव टू एनिमल्स लिखना। पीएच के लिए जंतुओं की संवेदनशीलता, संवेदनशीलता, जंतुओं के संवेदनशीलता मतलब वो कितना पे सेंसिटिव होगा, कोई बैड इंपैक्ट नहीं आएंगे किसी भी एनिमल पे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जाम में आते हैं, दो तीन एंगल से कैच करिएगा डियर। मैंने कहा कि भाई पीएच सेंसिटिव टू एनिमल्स, किसी भी जंतु की संवेदनशीलता कितनी होती है पीएच के प्रति, जंतुओं की संवेदनशीलता पीएच को लेकर के। आपसे मान लो यदि कोई क्वेश्चन पूछ दे कि हमारी जो बॉडी है, जो ह्यूमन की बॉडी है, वो कितने पीएच पे बेस्ट वेल काम करती है, अच्छा परफॉर्म करती है, कितना पीएच रेंज होगा, वी आर एबल टू सर्वाइव, हम जीवित रहेंगे, हमें कोई बैड इंपैक्ट नहीं होगा। और 7 से 7.8, 7 से 7.8 दैट इज द एक्चुअल पीएच इन विच आवर बॉडी है ना वर्क वेल, जहां पे हमारी बॉडी सही से काम करेगी। तो लिखिएगा, पॉइंट मेंशन करिएगा यहां पे। लिखना आवर बॉडी या ह्यूमन बॉडी कर लो, ह्यूमन बॉडी work well at the narrow range of pH, at the narrow range of pH 7 to 7.8। लिखना हमारा शरीर या मानव शरीर हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच तक, 7 से 7.8 पीएच में, ऐसे लिख लो 7 से 7.8 पीएच में अच्छा कार्य करता है, अच्छा कार्य करता है। ये रेंज है भाई, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना, कौन सा 7 से 7.8 एकदम एक्चुअल है। देखो पीएच एक ऐसा पॉइंट होता है ना, 0.7 बढ़ गया ना गलत हो जाएगा, 0.7 कम हो जाएंगे गलत हो जाएगा। दैट्स वाई इन सब चीजों को थोड़ा सा ना फैक्ट देखना चाहिए। 7 से 7.7 होगा तो गलत हो जाएगा, 7.8 पे जाओगे आप। इतने पीएच पे आपकी बॉडी क्या करेगी डियर, अच्छा काम करेगी, अच्छा रिस्पॉन्स करेगी। क्लियर पॉइंट। अब किसी भी एनिमल के भी सेंस में, मतलब उनका थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो सकता है, लेकिन किसी भी एनिमल के सेंस में ये पीएच रेंज होना चाहिए। अब इस पीएच मान में परिवर्तन कब आएगा, तो देखो डियर, परिवर्तन आने के पहले कंडीशन जानते हैं। हाँ अभी पता लग जाएगा, 2 मिनट, अभी जस्ट बता रहे हैं, वही तो मैं बताने जा रहा था इनकेस। एनीवे भाई इधर फोकस करें। देखो डियर, मान लो एसिड रेन है, अम्ल वर्षा हुई, फैक्ट समझिएगा डियर। और अम्ल वर्षा के लिए दो गैस क्या है रिस्पॉन्सिबल है, एक आपका डियर है SO2 और एक आपका है NO2। ये दो गैसें अम्ल एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, SO2 और NO2। आप सभी को पता है डियर, जब बारिश होती है, झमाझम बारिश हो रही है, विनो H2O बाहर आया विनो, और ये H2O जब SO2 के साथ आएगा कंबाइन करेगा, क्या करेगा, और जैसे कंबाइंड करेगा डियर,
तुरंत अम्लों का राजा बना दिया, क्या? किंग ऑफ एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बना दिया। किसके साथ? H2O। किसके साथ कॉम्बिनेशन हुआ? SO2। यहां पे मान लो झमाझम बारिश हो रही है, H2O आया, NO2 के साथ बाइंड हुआ और तुरंत बना दिया डियर आपका HNO3। क्या है आपका? ये नाइट्रिक एसिड बन गया। दोनों तो अपने आप में स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, दोनों अपने आप में क्या है डियर? अब जब ये एसिड पानी के थ्रू मिल करके किसी तालाब, नदी, झरना में जाएगा पानी, ऑब्वियस सी बात है डियर, जाएगा। तो जैसे ये पानी, अब ये H2SO4 और नाइट्रिक एसिड किसी भी नदी, तालाब, झरना में जाएगा तो डियर उसका पीएच मान बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। ऑब्वियस सी बात है डियर, कम होगा, क्योंकि एसिड है ना, पीएच मान क्या करेगा? डाउन करेगा। आप लोग देखे होंगे कभी अपने लाइफ में, केस घूमते हुए जाते वक्त गांव वगैरह में बाढ़ आ जाता है, इनकेस उस वक्त भी आपको तालाब किनारे मरी हुई मछली गिरी पड़ी होती है, मतलब गिरी पड़ने का मतलब है मरा हुआ, ऐसे है ना, किनारे लग जाती हैं, मरी पड़ी होती है, देखे होंगे आप लोग। वो जो फिश हैं जो मरी पड़ी हैं, उसके रीजन एक ही है कि एसिड रेन का इफेक्ट है, और उस पानी का जो पीएच मान है, ध्यान दीजिएगा डियर, जिस दिन आपके किसी भी तालाब, नदी, झरने का पीएच रेंज 5.6 से कम हो गया, इतना 5.6 से कम हो गया, तो आप समझ लो कि सारे एक्वाटिक एनिमल्स पे बैड इंपैक्ट पड़ेगा और वो क्या होते हैं? मरने लगते हैं। आपसे यदि क्वेश्चन आ गया पेपर में कि हमारे रिवर का कितना पीएच मान कम हो गया, दैट्स डैमेज आवर बायोडाइवर्सिटी, जो हमारे जैव विविधता को नष्ट कर सकती है, हमारे जीव जल को, है ना, एक्वाटिक एनिमल्स को डैमेज कर सकती है। रीजन बॉर्डर लाइन ये है 5.6 से कम। जिस दिन आपका माउथ का कितना बताया था मैंने, और किसी भी नदी, तालाब का 5.6 से कम यदि हो रहा है तो सारे एनिमल्स क्या हो जाएंगे? मर के साइड में आ जाएंगे। तभी आप लोग देखिएगा जहां पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है, जहां पे जैव विविधता का इफेक्ट ज्यादा होता है, वहां पे गवर्नमेंट क्या करता है? एरोप्लेन के जरिए वही बेस की बम्बार्डिंग करता है। अब भाई आप एंट्री घुस के तो फेंकेंगे नहीं हम, पता चला अपने ही चले गए समझ गए ना। एरोप्लेन का एक लो डिस्टेंस क्रिएशन होता है, और वही कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, कली चूना, वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ट लाइम, वही कैल्शियम कार्बोनेट की बम्बार्डिंग किया जाता है, जहां पे मैक्सिमम अलग अलग टाइप्स के जीव हैं और उनका होना हमारे लिए क्या है? जरूरी है, तो उनको सेव करना है। दैट्स वाई वो क्या करता है? एरोप्लेन के माध्यम से डिस्टेंस मेंटेन करेगा और बम्बार्डिंग करते हुए पूरे जल में उसकी बम्बार्डिंग कर देगा, बेस जाएगा, एसिड मिलेगा, न्यूट्रल होगा, और पानी का इफेक्ट क्या हो जाएगा? मरना कम हो जाएगा। तो ये केस देखे जाते हैं कहां पे? जहां पे बायोडाइवर्सिटी क्या हो? ज्यादा हो। अब आपके घर के पोखरा में वो नहीं एरोप्लेन घुमाएगा कि हाँ भाई 5.6 से कम हो गया तो तो डियर सारे जीव जंतु क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। इंपैक्ट यही है एसिड रेन का पहचान। और तो एसिड रेन आपके लिए कैंसरस से भी है, आपके बड़े बड़े जो मोन्यूमेंट हैं, है ना, उनको भी क्या कर रहा है? हानि पहुंचा रहा है। बात समझ में आ रहा है जो कहना चाह रहे हैं? तो देखो डियर, ये SO2 NO2 के साथ बाइंड हुआ तभी बना ये। तो एसिड रेन उसी को बोलते हैं, एसिड रेन उसी को बोलते हैं जिस जल का पीएच मान 5.6 से, कभी क्वेश्चन आए कि भाई एसिड रेन किसे कहेंगे? तो द वाटर विच हैव बिलो 5.6 pH रेंज, दैट इज नोन एज एसिड रेन। हाँ, वो माउथ के लिए नहीं, फिर गलत है वो। किसमें? हाँ, तो मैंने वही कहा ना, आप क्या मानेंगे? एनसीईआरटी। क्या मानेंगे? एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी जब ओपन करेंगे तो आपको ये 5.6 साफ दिख जाएगा। डियर पॉइंट नोट करेंगे नीचे। क्लियर हो रहा है ना भाई सभी को? लिखना। लिखना। द वाटर which pH value is, which pH range is या value is, range is below 5.6,
द वाटर विच pH रेंज इज बिलो 5.6 is known as acid rain, is known as acid rain. लिखना, जल जिसका pH मान 5.6 से कम होता है, जल जिसका pH मान 5.6 से कम होता है, जल जिसका pH मान 5.6 से कम होता है, अम्ल वर्षा कहलाता है। ये भी पॉइंट मिल गया ना, 5.6 से कम नहीं होना चाहिए। कम कब होगा? जब SO2 NO2 के साथ बाइंड होगा, कौन? H2O, और सीधे डाउन कर देगा। लिखिएगा नीचे पॉइंट, इफ द pH रेंज ऑफ रिवर ponds is below 5.6, is below 5.6 को रिस्पेक्ट देंगे, is below 5.6, its causes dead या death, it causes death to aquatic animals, लिखना, यदि किसी तालाब, समुद्र या नदी का pH मान, यदि किसी तालाब, समुद्र या नदी का pH मान 5.6 से कम हो जाए, 5.6 से कम हो जाए, तो सभी जलीय जंतु मर जाते हैं। 5.6 से कम हो जाए तो सभी जलीय जीव या जंतु मर जाते हैं। हम पे भी इंपैक्ट डालेगा। अब देखो डाल नहीं रहा है, 5.5 है तो आपके दांत, तो जो कितना हार्ड आपका मटेरियल है वो आपका गायब हो रहा है 5.5 पे, तो स्किन पे भी तो इंपैक्ट पड़ेगा ना डियर, स्किन पे भी इंपैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा भाई। 5.5 पे दांत ही गायब हो जा रहा है, तो स्किन तो उससे भी सॉफ्ट है ना वीनो। तभी तो मैंने कहा ना कि आप यदि बेटर फील करोगे, आपके बॉडी के लिए बेटर फील होगा जब आपका 7 से 7.8 होगा। आपका ब्लड का पीएच मान बढ़ जाता है, कम हो जाता है, तो सीधे आपका हार्ट बीट बढ़ेगा, नहीं तो घटेगा। दैट्स वाई ब्लड का पीएच मान कितना होना चाहिए? 7.4 होना चाहिए, ताकि आपके हार्ट पे कोई बैड इंपैक्ट ना आए। ये मेन क्राइटेरिया होता है। क्लियर पॉइंट? लिखिएगा नीचे पॉइंट स्टार लगा के, नोट कर लिया आपने ना? लिखेंगे द पीएच रेंज ऑफ यूनिवर्सल पोर्टेबल वाटर इज, द पीएच वैल्यू कर लेना, द पीएच वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल पोर्टेबल वाटर इज, द पीएच वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल potable water is, the pH value of universal potable water is कितना होना चाहिए? 6.8 से बताएं भाई, 7.8, ये रेंज होना चाहिए। कहीं कहीं 6.4 भी दिया रहता है, या 7.5, 7.8, ये मैंने मेन रेंज है। इतना आपका यूनिवर्सल पोर्टेबल का क्या होना चाहिए डियर? पीएच वैल्यू होना चाहिए। हम एक जगह ना आपको सारा पीएच रेंज लिखवाएंगे, ठीक है? जितने भी आपके लिए इंपॉर्टेंस हैं, जो पेपर में आ जाता है पीएच, जैसे हाँ वो तो हमारा जो देखो, जो प्योर वाटर होता है ना डियर, एक डिस्टिल्ड वाटर को हम प्योर वाटर बोलते हैं, तो डिस्टिल्ड वाटर का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 होता है। दैट्स वाई उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, क्योंकि वो न्यूट्रल है, देयर इज नो आयंस। तो डिस्टिल्ड वाटर जो होता है ना, आशुद्ध जल, याद है ना, रेन वाटर को डिस्टिल्ड वाटर कहा गया है। लेकिन चूंकि वर्षा जब जल शुरू होता है ना, तो आते आते वो कई तरह के गैसों के साथ कॉम्बिनेशन कर लेता है जल, दैट्स वाई वो आयनाइज फॉर्म में हो जाता है। सबसे ज्यादा जो डिस्टिल्ड वाटर वो कौन है? रेन वाटर है।
कौन है? रेन वाटर है। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ना डियर, उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। नॉर्मली जो प्योर वाटर होंगे ना, उनके फ्लक्चुएशन होगा, तभी तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? कंडक्ट। भाई न्यूट्रल होगा तो उसमें H प्लस OH नहीं होगा ना, और जिसमें आयन नहीं होंगे उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। हाँ हाँ, आप घर पे बना सकते हो, देखते नहीं हो दवा आती है तो उसके साथ एक पानी का विनो कॉम्बिनेशन आता है, वो अपने आप में डिस्टिल्ड वाटर है। अब बहुत लोग क्या करते हैं ना कि घर पे भी डिस्टिल्ड वाटर बना लेते हैं, तो वो जो बनाते हैं वो रियल में आयोनाइज रहता है। अंतर सिर्फ ये होता है कि आप उसको गर्म करते हो, हाई बॉइलिंग पॉइंट पे गर्म कर दिया आपने, फिर उसको ठंडा कर दिया, और ठंडा करने के बाद आपने उसको विनो मेडिसिन में डाल दिया। रीजन है उसमें से जो बैक्टीरिया वगैरह होंगे वो क्या हो जाएंगे? गर्म करने से मर जाएंगे। लेकिन वो आयनाइज फॉर्म में तो रहे, आपने उसके आयन को नहीं हटाया है ना। जो आप घर पे बनाते हो डिस्टिल्ड वाटर सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि बैक्टीरिया वगैरह क्या हो जाए, उसमें से मर जाए। लिख लेना, सार्वत्रिक पेयजल का पीएच मान, सार्वत्रिक पेयजल का पीएच मान पेयजल, हाँ पेयजल, हाँ हाँ उसी को ड्रिंक, यही नहीं, यही मेन है। 7 तो सही नहीं है, वो आयोनाइज फॉर्म में लेना चाहिए। कहाँ एसिडिक कहाँ है? सही तो है। हाँ इतने रेंज में बेटर है। अब जैसे आप कुएं का देखेंगे ना, कुएं का वाटर तो उसका 6.4 मिलेगा, वेल का, कुएं का। तो नॉर्मली हमने एक माइंड मेकअप किया। बात आया समझ में कि नहीं भाई? 6.8 से 6.5 से 7.8 या 7.5 तक ये आपका विनो एक रेंज होता है। क्लियर पॉइंट? कहीं कहीं 8.5 भी मेंशन होता है, आप पी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब वो तो टेस्ट करना जाके यूनिवर्सल इंडिकेटर के माध्यम से। अलग अलग विनो प्यूरिफाई करने वाले अलग अलग होते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंस डियर आपको यही जानना था, मेन इंपॉर्टेंस आपको यही जानना था। अब एक पॉइंट आते हैं डियर, नोट में नोट करिएगा सारे बच्चे। नोट में नोट करेंगे सारे बच्चे, बी फोकस नाउ। नोट में एक पॉइंट नोट करेंगे डियर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्वा रेजिया। नोट में ही नोट करिएगा, ये क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम्स में। एक्वा रेजिया, जिसको हिंदी में डियर हम कहते हैं अम्लराज। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट में लिखवा रहा हूं जहां से क्वेश्चन लड़ने के चांस ज्यादा रहेंगे। एक्वा रेजिया, जिसको हिंदी में कहते हैं अम्लराज, अम्लराज, एक्वा रेजिया। ठीक है, ध्यान देना डियर, इसको हम जैसा काम वैसा नाम पड़ जाता है। इसको डियर हम रॉयल वाटर के नाम से भी जानते हैं, रॉयल वाटर। शाही पानी मत लिखना हिंदी में, रॉयल को रॉयल ही लिखेंगे। और इस एक्वा रेजिया को, अम्लराज को हम लोग रॉयल वाटर के नाम से भी जानते हैं। इसके नाम से, रॉयल वाटर के नाम से जानते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अब आप लोग देखे होंगे बहुत पहले पहले रिमोट एरियाज में लोगों के पुराने गहने हुआ करते थे, है ना, और वहाँ पे जो गोल्ड स्मिथ होते थे वो लोग बिनो एक बकेट में लेके घुमा करते थे, लाइए आपके गहने साफ कर दे, और वो रियल में साफ कर देते थे। कभी आप लोग देखे होंगे, पहले के लोग बिनो अनअवेयर थे, तो लोग बड़े खुश होकर कि हाँ भाई ये ले लो, जल्दी आप इनो इसको साफ कर दो। अब जैसे वो साफ करना शुरू करते हैं डियर, जैसे वो पुश मारेगा ना विनो ब्रश से, तो आपका जो मेटल का जो लेयरिंग है वो धीरे धीरे उसमें डिजॉल्व हो रहा है, उसके लिक्विड में जा रहा है। वो टेक्निक डिस्टिलेशन पढ़ाएंगे आसवन, घर पे जाएगा डिस्टिलेशन अपनाएगा। वो टेक्निक भले उनको नहीं पता है, करने तो आता है ना उनको। और जैसे वो डिस्टिलेशन करेगा, आसवन करेगा, उसको गोल्ड क्या हो जाएगा? मिल जाएगा।
तो सोने चांदी आपने दिया, बिल्कुल आपके सोने चांदी बिल्कुल क्लीन हो गए, साफ, आपको तो सब साफ से मतलब है, अच्छे दिखने चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं डियर, इसी एक्वा रेजिया को लेकर के वो घुमा करते थे लोग। आज भी गोल्ड स्मिथ के पास ये एक्वा रेजिया है, वो इसका यूज करते हैं, लेकिन आप चूंकि उनको तौल को देते हैं और तौल कर लेते भी हैं, तो उनके यहाँ चांसेस कम है इस तरीके से कि हाँ भाई चलो आपने कम कर लिया, क्योंकि आपको तो तौल के देना है, लेकिन उनको तो तौलना है नहीं, वो तो साफ करके देंगे आपको। कंडीशन ये है। क्वेश्चन आता है कि एक्वा रेजिया किसका मिक्सचर है, तो डियर ध्यान देना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डियर नाइट्रिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर कहलाता है एक्वा रेजिया। तो लिखना, इट इज द मिक्सचर ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। यह HCl और नाइट्रिक एसिड क्या होता है डियर, मिक्सचर होता है। कौन, एक्वा रेजिया। कंसंट्रेट, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी कंसंट्रेट होगा डियर और ये भी। तो कंसंट्रेट HCl और कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है। और ध्यान देना डियर, ये कभी मत भूलिएगा, रेशियो पूछता है आपके एग्जाम में कि कितना रेशियो हम मिलाते हैं। तो ध्यान देखो डियर, 3 पार्ट हम HCl लेते हैं और 1 पार्ट क्या लेते हैं, तो रेशियो पूछता है कि कितने रेशियो में मिलाया जाता है। तो 3 पार्ट आप HCl मिलाओगे और 1 पार्ट क्या मिलाओगे डियर, नाइट्रिक एसिड मिलाओगे। 3:1, 1 पार्ट क्या मिलाओगे आप, नाइट्रिक एसिड। आप जैसे मिलाओगे ना, इतना फ्यूमिंग, इतना ज्वलनशील, आप छोड़ो गोल्ड सिल्वर छोड़ो, ये इवन जो आपका हार्डेस्ट मेटल है प्लेटिनम, कौन, उसको भी आप डालोगे ना, डिजॉल्व करके भेज देगा, घोल देगा उसको भी। इतना फ्यूमिंग, इतना कोरोसिव, इतना ज्वलनशील ये बन जाता है विनो, किसी एक के नहीं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी वो एक्वा रेजिया कहलाएगा। समझ में आ रहा है जो कहना चाह रहे हैं? हाँ, नहीं वो ब्रश वगैरह से करते हैं लोग नॉर्मली, सेफ्टी रहता है उनके अंदर। नहीं वो तो है, वो देखो वो सेंस अलग बात है, यहां पे ध्यान देना, कुछ चीजें होती है ना जो हार्ड वाली चीजों को ही हानि पहुंचाती है, मेटल के साथ ही रिएक्शन करती है, वो मेटल के प्रति उनका अपना रिएक्शन है। और तो सेफ्टी तो रखेंगे ही रखेंगे वो, और तो सेफ्टी तो रखेंगे ही रखेंगे। याद रहेगा पॉइंट ये। अब नाम रॉयल इसलिए पड़ गया क्योंकि ये सोने को चांदी को क्या करता है डियर, डिजॉल्व कर देता है। जितनी सारी रॉयल चीज है उनको घोलने में काम आता है, दैट्स वाई क्या नाम पड़ गया, रॉयल वाटर। भाई प्लेटिनम महंगी आती है ना, गोल्ड भी महंगा आता है, सिल्वर भी है ये महंगा, तो ये चीज रॉयल चीजों को डिजॉल्व करती है, दैट्स वाई क्या नाम पड़ गया, रॉयल वाटर पड़ गया। क्लियर? अभी नोट में ही नोट करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट डियर मेंशन करिएगा, नोट में ही मेंशन करिएगा। यहां पे एक्वा रेजिया फिनिश हो गया आपका, एक पॉइंट और मेंशन करेंगे, ऑर्गेनिक एसिड। नेक्स्ट पॉइंट डियर नोट में ही इसको भी नोट करना है अभी आपको, ऑर्गेनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई मैं आपको यहां पे मेंशन कर रहा हूं, लिखिएगा। द एसिड्स, पहले इंग्लिश वाले नोट करेंगे कार्बनिक अम्ल ऑर्गेनिक एसिड में, द एसिड
which is obtained from, which is the acid which is obtained from plants and animals are called organic acid. लिखना, वह अम्ल जो पौधे और जंतुओं से प्राप्त किया जाता है कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। वह अम्ल जो पौधे और जंतुओं से प्राप्त किया जाता है कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। यानी क्वेश्चन है भाई, इनमें से ऑर्गेनिक एसिड्स कौन होंगे? या तो आपको प्लांट से मिला, नहीं तो आपको एनिमल से मिला। और ध्यान देना डियर, आपके एग्जाम में कभी कभी वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड मेंशन कर देता है, पहचानिए कौन वीक है कौन स्ट्रॉन्ग है। ध्यान देना, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होंगे ना, सारे के सारे वीक एसिड होंगे। क्या होंगे? लिखिएगा नीचे पॉइंट, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। सभी कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। सभी कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। सभी कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल। भाई हम प्लांट से प्राप्त करते हैं, एनिमल से, तभी तो हम लोग खाते भी हैं। जितने भी खाने वाले एसिड्स हैं, ईटेबल एसिड्स हैं, वो क्या होंगे? वीक होंगे ना डियर, तभी तो आप खाते हो ना। अब मान लो पेपर में आ गया कि एसिटिक एसिड है, वीक में ही तो होगा ना। टार्टरिक एसिड है, अंगूर में पाया जाता है, ग्रेप्स में होता है, विनो कच्चे आम में होता है, इमली में होता है, वीक है तभी तो खा रहे हैं ना। आप पहचान कर लोगे ना जितने खाने वाले एसिड से। हालांकि मैं आपको सारे एसिड से भी लिखवाने वाला हूं, कितने इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, उसके क्या वर्क है, उसके क्या जनरल फॉर्मूला है, वो नोट करना है। ये सब क्वेश्चन के एंगल हैं। लेकिन आपसे पूछेगा कि भाई वीक एसिड्स कौन है, तो जितने भी प्लांट और एनिमल से मिले हैं वो सबके सब क्या होंगे डियर? आपके वीक एसिड। फॉर एग्जाम्पल लिख लो एक दो, अभी के लिए सिर्फ एग्जाम्पल लिख लो। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। टमाटर में कौन सा एसिड? इसका जनरल फार्मूला भी पूछा गया है पेपर में, हालांकि बाद में नोट करेंगे हम लोग। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। क्लियर पॉइंट? अब देखो एनिमल से आपको मिलता है वो लिख लो। एक तो सारे हमारे प्लांट से भी मिल गए ना डियर, एक दो एनिमल का लिख लेते हैं। एनिमल में देखो डियर लिख लेना आप, विनो फॉर्मिक एसिड, बिल्कुल फॉर्मिक अम्ल, इसको हम मेथनोइक अम्ल के नाम से जानते हैं, पढ़ेंगे अभी इसके बारे में। फॉर्मिक एसिड ये आपके विनो चींटियों के स्टिंग में पाया जाता है ना। और एक पौधा है डियर, उसमें भी पाया जाता है, इसका नाम है नेटल प्लांट। नेटल प्लांट, उसमें भी फार्मिक एसिड होता है। आप ज्यादा पहाड़ी क्षेत्रों में वो पौधा ग्रो करता है। जैसे पहले के स्कूल वाले क्या करते थे ना, जैसे बच्चा होमवर्क नहीं करके लाता था तो वो क्या करते थे, नेटल प्लांट पकड़ के और उसको कहीं टच कर दिए, अब वो बैठ के आधे घंटे आराम से खुजली कर रहा है विनो। समझ गया ना? इचिंग भी ज्यादा होती है, पेन भी ज्यादा होता है उस केस में। तो डियर ये किस में आएगा? आपका ऑर्गेनिक में आएगा, क्योंकि ये भी किससे मिला हुआ है? एनिमल से। और मैंने क्या कहा, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होंगे वो सबके सब क्या होंगे? वीक एसिड होंगे, दुर्बल अम्ल होंगे। कैच करिएगा, जितने खाने वाले होंगे आप कैच कर लेंगे खाने वाला कौन है, खाने वाला कौन, आप आसानी से डिफ्रेंशिएट कर लोगे कि वीक कौन है और स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट पॉइंट नोट करिएगा, लिखना लिखवाया नहीं है? ओके बिल्कुल, ये लिखवाए कि नहीं?
वह एनिमल जो हमें पौधों जंतुओं से प्राप्त होता है। एक तो एस्टिक अम्ल हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, टार्टरिक अम्ल हो गया, फॉर्मिक अम्ल हो गया। एग्जाम्पल लिखवा दे। ठीक है, चलो कोई नहीं, लिख दूंगा लिख दूंगा। इधर 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 बात नहीं, चलो लिख देंगे लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करना, मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स नोट करेंगे भाई, नोट में ही लिखना, हेडिंग देना मिनरल एसिड, लिखना खनिज अम्ल। खनिज अम्ल, मिनरल एसिड, खनिज अम्ल। लिखना द एसिड, द एसिड prepared from the mineral of the earth, the acid prepared from the mineral of the earth is called mineral acids, is called mineral acids, मिनरल एसिड्स। लिखना वह अम्ल, वह अम्ल जो जो पृथ्वी के खनिज अम्लों से बनाया जाता है, वह अम्ल जो पृथ्वी के खनिजों से, जो पृथ्वी के खनिजों से बनाया जाता है, खनिज अम्ल कहलाता है। खनिज अम्ल कहलाता है। यानी जो पृथ्वी के मिनरल से बनाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे डियर हमारे? मिनरल एसिड्स। देखो जो हमें जंतुओं पौधों से मिले वो क्या कहलाया हमारे? कार्बनिक। सारे के सारे कार्बनिक क्या है? वीक है। जब भी आएगा तो हम बताएंगे भाई ये वीक एसिड है। लेकिन जो अम्ल आपके पृथ्वी के विनो खनिजों से प्राप्त किए जा रहे हैं, अर्थ के क्रस्ट से निकाले जा रहे हैं, उससे बनाए जा रहे हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे? आपके खनिज अम्ल। और ध्यान देना जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं, जितने भी खनिज अम्ल होते हैं, वो सबके सब प्रबल अम्ल होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। पहचान करने का एक ही तरीका है, लिखिएगा ऑल मिनरल एसिड्स आर, नीचे लिखिएगा ऑल मिनरल एसिड्स आर, ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। सभी खनिज अम्ल, सभी खनिज अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। ऑल मिनरल एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एसिड, सभी खनिज अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं डियर? देखो डेंजरस होते हैं। क्या होते हैं? आपका जो HCl है ना डियर, ये भी आपका विनो, हमें कॉमर्शियल तौर पे हम लैब में क्या करते हैं, इसको बना भी लेते हैं। किसको? HCl को। ये भी किस में आएगा? आपके स्ट्रॉन्ग एसिड में ही आएगा। एक तो हम यही मेंशन कर लेते हैं, क्या आपका HCl हमारी जो बॉडी रिलीज करती है डियर, वो भी कम स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तभी देखते हो ज्यादा HCl निकलता है तो अल्सर हो जाता है, पेट में घाव हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये क्या है? HCl का ही तो इंपैक्ट होता है डियर। आपके पेट में विनो अल्सर होने का रीजन, छाले होने का रीजन क्या है? HCl का ज्यादा होना। पूरा जला देता है वो पेट को। तभी आप लोग देखे होंगे जो म्यूकस है ना, म्यूकस पढ़ेंगे हम लोग, हमारे अमाशय की दीवार की रक्षा करता है। किससे? HCl से। आप देखे होंगे जैसे आप खाना खाते हो, विनो हिचकी आती है ना, हिकअप, कभी कभी इतनी तेज हिचकी आती है कि विनो बंद नहीं होती है। ये हिचकी आने का भी कंसेप्ट क्या है?
HCl का निकलना, HCl का निकलना। आप क्या करते हो, जैसे मान लो हिचकी आती है, आप पानी पीते हो ना, पानी पीते हो ना, पानी पीते ही क्या होता है, वो डाइल्यूट, पानी मिल गया एसिड में, पीएच रेंज क्या हो गया, बढ़ गया। आपको राहत मिलती है कि नहीं? या कभी देखे होंगे, अब मान लो कई ऐसे लोग हैं जो हिचकी टू हॉस्पिटल चले गए, हिचकी बंद ही नहीं हो रही है इनकेस, उनके स्टमक भी ना पूरा स्वेल करने लगता है, मतलब पेट भी उनका पूरा फूलने लगता है, उस सेंस में हिचकी बंद ही नहीं हो रही है। तो आप देखना जो भी मेडिसिन दिया जाएगा ना, बेसी दिया जाएगा, जो भी दिया जाएगा वो एंटासिड, क्षारी दिया जाएगा, क्योंकि HCl का इंपैक्ट क्या करना है, डाउन करना है, दैट्स वाई। तो ये भी आपका डियर स्ट्रॉन्ग एसिड में ही आता है। 1.8 इसका क्या है, पीएच रेंज है। ऑब्वियस सी बात है डियर, वो स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि जिसका पीएच रेंज 0 से लेके 3.5 के बीच में होगा ना, वैसे वो स्ट्रॉन्ग के कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अब कई ऐसे एसिड है जो स्ट्रॉन्ग होते हुए हम लोग क्या करते हैं, खा लेते हैं, तो हमारे बॉडी के लिए क्या होता है, वो सुटेबल हो जाता है, कोई इश्यू नहीं रहता है। नेक्स्ट डियर बात करेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, एग्जांपल ये भी मेंशन करेंगे, अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड। नेक्स्ट डियर आप मेंशन करिएगा HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO3 एग्जांपल में HCl, नाइट्रिक एसिड, एक क्वेश्चन आता है, जो 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 वीनस का एटमॉस्फेयर होता है, वीनस जो प्लेनेट है, बात नहीं डियर भी फोकस इधर, जो वीनस का जो एटमॉस्फेयर है, वीनस जो ग्रह है, ध्यान देना, शुक्र, तो उस शुक्र ग्रह पे आप देखना बिल्कुल व्हाइट कलर का, सफेद रंग का एक चादरों की एक लेयर सी बन जाती है, एक लेयर होती है, वो पता है किस एसिड के होने की वजह से, सल्फ्यूरिक एसिड। इसी का जो स्टोरेज है, एक्युमुलेशन है उस प्लैनेट पे क्या है डियर, ज्यादा है, दैट्स वाई वो कैसा नजर आता है आपको, बिल्कुल व्हाइट सेगमेंट नजर आता है। तो ये सारे के सारे ध्यान दीजिएगा, चाहे HCl हो, सल्फ्यूरिक अम्ल हो या नाइट्रिक अम्ल हो, सबके सब किस में आएंगे, आपके खनिज अम्ल में आएंगे। अब ध्यान देना, एक एक्सेप्शन है, और वही एक्सेप्शन हमें बताना था आपसे, जो पेपरों में पूछे जाते हैं। एक्सेप्शन ये है डियर कि वो है तो खनिज अम्ल, है तो मिनरल एसिड्स, लेकिन वो वीक एसिड है। क्या है, आप सभी को पता है भाई, रूल से क्वेश्चन कम, एक्सेप्शन से क्या होते हैं, ज्यादा आते हैं। हमने पढ़ा कि भाई सारे मिनरल एसिड्स क्या होंगे आपके, स्ट्रॉन्ग, लेकिन मिनरल एसिड्स में कोई वीक एसिड है, वो एक्सेप्शन है। लिखिएगा, लिखिएगा, पूरा पॉइंट ऐसे मेंशन करिएगा, पहले इंग्लिश वाले नोट करें, ऑल मिनरल एसिड्स आर, लिखिएगा, ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड, मेंशन करेंगे दोबारा, ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड। सभी खनिज अम्ल, सभी खनिज अम्ल, सभी खनिज अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, एक्सेप्ट, यानी अब आपका हो गया अपवाद, अपवाद स्वरूप, और इस पे मेन फोकस करिएगा। आपसे पूछेगा कि भाई इनमें से कौन एक ऐसा मिनरल एसिड्स है जो वीक एसिड है, क्या है, क्योंकि सारे मिनरल एसिड्स क्या होते हैं डियर, हमें अर्थ के खनिज से प्राप्त होते हैं, सबके सब क्या होते हैं आपके, तो सभी खनिज अम्ल दुर्बल प्रबल अम्ल होते हैं, नोट कर लिया, सभी खनिज अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। और अपवाद में डियर एक तो याद रखिएगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, एक तो ये मेंशन करेगा आपसे, कार्बोनिक अम्ल, एक तो ये याद रखना है डियर, H2CO3, देखो है ये मिनरल, है ये मिनरल, लेकिन मिनरल में होते हुए भी किस में आता है, ये वीक में आता है, किस में आता है, वीक में। भी लिखवाएंगे आपको, एक्सेप्ट कौन हो गया आपका, कार्बोनिक एसिड।
आप देखते हो जो सॉफ्टी ड्रिंक्स होता है डियर, शीतल पेय पदार्थ जो भी आप लोग फिजी वगैरह पीते हो, या इनकेस आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है ना, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो भी पीते हो, उसमें कौन सा एसिड होता है? आप कहीं ना कहीं वीक है तभी तो पी रहे हो ना, लेकिन आता किस में है ये? खनिज अम्ल में आता है, मिनरल एसिड्स में आता है। इसके अलावा डियर ध्यान देना जो आपके पेपर में आ सकता है, एक डियर है आपका H2SO3। H2SO, हमारा H2SO4 क्या हो गया? सल्फ्यूरिक। और ये हमारा सल्फ्यूरस है, क्या है? सल्फ्यूरस। सल्फ्यूरस अम्ल बोलेंगे इसको, H2SO3, सल्फ्यूरस, H2SO3। एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड्स, कॉमा करिएगा, सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस एसिड। लिखना दीज आर वीक एसिड्स, नीचे लिख लेना दीज आर वीक एसिड्स, ये दुर्बल अम्ल है। दीज आर वीक एसिड्स, ये दुर्बल अम्ल है। दीज आर वीक एसिड्स, ये सारे के सारे क्या है डियर? दुर्बल अम्ल है। तो मैंने देखा है कई बार एग्जाम में, दैट्स वाई मैं पॉइंट आपको मेंशन कराया, ध्यान दीजिएगा। सारे ऑर्गेनिक अम्ल, सारे कार्बनिक अम्ल किस में होंगे डियर? आपके वीक की स्ट्रॉन्ग, वीक होंगे। और कार्बनिक अम्ल किससे प्राप्त होंगे आपको? चाहे वो पौधे होंगे, चाहे वो आपको जंतु। लेकिन सारे जो मिनरल एसिड्स होंगे, जितने भी खनिज अम्ल होंगे, वो सबके सब स्ट्रांग होते हैं, वो आपके पृथ्वी के खनिजों से प्राप्त होते हैं। और इसमें स्ट्रांग में आपको 3 याद रखना है, लेकिन इसमें जो वीक है वो मेन क्वेश्चन का एंगल लेगा, एक आपका कार्बोनिक और दूसरा याद रखिए क्या? सल्फ्यूरस। ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है, बढ़ता है, तो उसमें असी क्या होता है? जुड़ जाता है। पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन निकालना, उसमें जानेंगे। क्लियर हो गया पॉइंट? हाँ बताएंगे, अभी तो रिएक्शन कराएंगे ना, प्रॉपर्टीज मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे, है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे। नेक्स्ट नोट करेंगे, हेडिंग बनाइएगा डियर। अब आपका नोट का सेगमेंट खत्म हो गया, अब आप लोग आगे हेडिंग बनाइएगा सारे बच्चे। सम एसिड्स एंड देयर यूजेस, सम एसिड्स एंड देयर यूजेस, कुछ अम्ल और उसके प्रयोग, कुछ अम्ल और उसके प्रयोग, कुछ अम्ल और उसके प्रयोग। सम एसिड्स एंड देयर यूजेस, एमएमआई कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा। सम एसिड्स एंड देयर यूजेस, ठीक है। और सीक्वेंस वाइज हम इसके बारे में क्या करेंगे डियर? पढ़ेंगे। सम एसिड्स एंड देयर यूजेस, कुछ अम्ल और उसके, ये हैंग कर रहा है क्या? यहाँ पे क्या हो रहा है? अच्छा, नहीं इससे कोई कॉम्बिनेशन नहीं। अच्छा ये भी है क्या? अरे यार, तो सम एसिड्स एंड देयर यूजेस, कुछ अम्ल और उसके उपयोग। एक दो कर लेते हैं सिर्फ, लास्ट में फिर नेक्स्ट डे करवाएंगे। पांच मिनट सिर्फ नोट करेंगे भाई, बात नहीं, नोट करेंगे सारे बच्चे। अभी करवाऊं? बात करने में फिर टाइम लॉस करवाओगे आप लोग, करवाएं ना? सोचने दो, आप लोग बात करते हो फिर मेरा माइंड डाइवर्ट, मैंने कहा ना भाई, पीछे बल्ब है ना यार, वो चीजें
कब क्या लाएगा कब क्या नहीं लाएगा, वही चीजें तो आदमी बता रहा है ना। इन केस मैं भी रात में सोता हूं तो इन केस कभी बीमारी का सपना आता है, कभी कुछ सपना, क्योंकि पूरे दिन यही पढ़ाना होता है ना। कभी बीमारी, कहीं विटामिन, कहीं प्रोटीन, कहीं न्यूट्रिएंट, समझ गए। तो वो सेंस होता है, 12-11 बजे तक माइंड ही हैंग करता रहता है। तो कुछ एसिड्स एंड देयर यूजेस, इसमें डियर पहला एसिड्स की बात करते हैं राइट नाउ। लिखना ऑक्जेलिक एसिड, पहला हेडिंग देंगे डियर, इसमें फर्स्ट एसिड की चर्चा करेंगे। मैं 10-15 लिखवाऊंगा, क्लासिक लिखवाऊंगा मेन मेन। ऑक्जेलिक, हिंदी में भी लिख रहे हैं भाई, हिंदी वाले बिल्कुल अब नाराज नहीं होंगे। ऑक्जेलिक एसिड, ये आपका ऑक्जेलिक अम्ल है, और इसका जनरल फार्मूला आपके बिहार पीसीएस वाले में पूछा भी गया है। ये लिख करके इसको डबल कर दो, ये लिख करके इसको, आप सुने होंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH, इसी को 2 बार लिख दो, क्या हो गया? ऑक्जेलिक। इसी को 2 बार लिख दें, क्या हो जाएगा डियर? ऑक्जेलिक। तो COOH COOH, दैट इज द जनरल फार्मूला ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। क्लियर पॉइंट? अब ध्यान देना डियर, आपसे पहला सेगमेंट पूछेगा ये कहां पे पाया जाता है, किसके अंदर मौजूद है। लिखना इट इज प्रेजेंट इन, लिखेंगे ऑक्जेलिक एसिड के नीचे इट इज प्रेजेंट इन टोमेटोस, स्पिनच, चने की जो पत्तियां होती है उसमें भी पाया जाता है। तो हाँ, पालक लिखना, यह टमाटर और पालक में पाया जाता है, यह टमाटर और पालक में पाया जाता है। तो टमाटर में, पालक में, चने की पत्तियां में जो एसिड होता है वो क्या होता है डियर? आपका ऑक्जेलिक एसिड होता है। और ध्यान देना डियर, दैट्स वाई आप लोग देखे होंगे, इधर 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 आप लोग देखे होंगे, ध्यान देना कि जब आपको स्टोन होता है, किडनी में पथरी होती है, तो किडनी में जो पथरी होती है, नाम है डियर उसका कैल्शियम ऑक्जेलेट। ध्यान देना डियर, जो किडनी में पथरी होती है उसका अलग नाम है, जो गॉल ब्लैडर में पथरी होती है वो अलग होती है। गॉल ब्लैडर में जो पथरी होती है, हालांकि हम लोग कवर करेंगे वो अलग होता है और ये अलग होता है। तो जब आपको स्टोन वगैरह होते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है, एक तो आपको कैल्शियम कंटेनिंग फूड खाने के लिए मना करता है कि आप कैल्शियम वाले भोजन को मिनिमाइज करो, कम करो। साथ में आप टमाटर, पालक, चने की पत्तियां, कई बीज वाले जो है ना सेगमेंट को भी वो मना करता है लोग, बिकॉज दे कंटेन ऑक्जेलिक एसिड, वो ऑक्जेलिक अम्ल होगा और दोनों आपस में क्या करेंगे डियर? रिएक्ट करेंगे। तो आपके स्टोन का जो साइज है वो बढ़ने का चांस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बढ़ने का चांस क्या होता है डियर? बढ़ जाता है। सो दैट्स वाई आपको अवॉइड करना होता है कैल्शियम और ऑक्जेलिक एसिड वाला चीजों को खाने के लिए। अब जो लोग, ध्यान देना, जो लोग कम अमाउंट में पानी पीते हैं उनमें भी विनो स्टोन के चांसेस क्या होते हैं डियर? पानी आपको लगभग पर डे 8 लीटर 10 लीटर विनो पीना चाहिए। अच्छा है, जितना पिएंगे उतना अच्छा है। चलो यहां बात नहीं, ठीक है। ये लिख लो, इसका यूज लिख लो। लिखना नेक्स्ट पॉइंट, लिखना भाई इट इज यूज्ड इन, ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग लिखना, लिखना इट इज यूज्ड इन रिमूव ऑफ, इट इज यूज्ड इन रिमूव ऑफ इंक स्पॉट फ्रॉम क्लॉथ्स। लिखना यह कपड़ों से
स्याही के दाग धब्बे हटाने में, स्याही के दाग धब्बे हटाने में प्रयोग किया जाता है। और यह कपड़ों से स्याही के दाग धब्बों को हटाने में, दाग धब्बे हटाने में प्रयोग किया जाता है। कौन? ऑक्जेलिक एसिड। आप देखना जो भी इंक स्पॉट, अभी नहीं कि उस पर टमाटर करना शुरू कर देंगे, मेन वो अलग चीज होता है, वो अलग चीज होता है, उसको कंसंट्रेट निकाला गया है डियर, क्या निकाला गया है। और जो पोर्टेबल वाटर का पीएच मान है ना, वो ये मेंशन कर लेना, पोर्टेबल वाटर का पीएच मान आप यहां से ऐसे मेंशन कर लो 6.5 से 8.5। जो आपने मेंशन किया है ना 7.8 वाला टर्म कंडीशन, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना 6.5 से 8.5 पेपर के अकॉर्डिंग। लिखा है ना आपने सार्वत्रिक, सार्वत्रिक पेयजल का पीएच मान, सार्वत्रिक पेयजल का जो पीएच मान है वो आप जो लिखे हो, हाँ उसको 6.5 से 8.5 करिएगा डियर, 6.5 से 8.5। यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। 6.5 से 8.5 पीएच होना चाहिए सार्वत्रिक पेयजल का पीएच मान। नोट कर लिया सबने? तो नेक्स्ट डे इसको आगे एक्सटेंड किया जाएगा डियर, मेरी भी क्लास रहती है। एट 8.1 होता है ना उसका, ये 8.5। तो क्लियर हुआ ना सबको, समझ आया?